हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर से संबंधित थ्योरी देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग एक एक या दो दो चैप्टर करके एक वीडियो में कंबाइन करके देखेंगे, ठीक है। यदि आपको एक बार में समझ ना आए तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार ऐसे करके प्ले कर करके देखें और उसको याद करते चलें, ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में वो इसी में से लगभग मिलते जुलते आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब देखते हैं मेमोरी, ठीक है। तो कंप्यूटर का वह भाग जहाँ पर डाटा, प्रोग्राम और अनुदेशों का स्थायी या अस्थायी तौर पर संग्रहित करने के लिए पाए जाने वाला स्थान कंप्यूटर मेमोरी कहलाता है। क्या बोल रहा है? कंप्यूटर का वह भाग जहाँ पर डाटा हो गया, प्रोग्राम और अनुदेश मतलब इंस्ट्रक्शंस जो भी रहते हैं का स्थायी या अस्थायी तौर पर मतलब टेम्परेली और परमानेंट जो है उस तौर पर संग्रहित करने के लिए पाए जाने वाला जो स्थान रहता है, ठीक है, उनको क्या करने के लिए, संग्रहित करने के लिए जो स्थान रहता है उसको क्या बोलते हैं? कंप्यूटर मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर का एक अभिन्न एवं आवश्यक अंग है, ठीक है। अब कंप्यूटर मेमोरी का वर्गीकरण किया गया है। पहला तो क्या, प्राइमरी मेमोरी या फिर मुख्य मेमोरी बोलते हैं उसी को, प्राथमिक या मुख्य, ठीक है। और अगला है द्वितीयक या सहायक, उसी को इंग्लिश में क्या, सेकेंडरी और ऑक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या आता है? एक स्थायी एक अस्थायी आता है। स्थायी में क्या क्या आता है? रोम आता है, पी रोम आता है, फिर ई पी रोम आता है, फिर ई पी रोम आता है, फिर यूवी ई पी रोम आता है, ठीक है। और अस्थायी में क्या आता है? अस्थायी मतलब वोलाटाइल, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है? रजिस्टर, कैश, रैम, ये सब, ठीक है। और क्या आता है? रैम के अंदर में डायनेमिक रैम, फिर स्टैटिक रैम, ये सब आ जाता है, ठीक है। ये सब क्या है? वोलेटाइल है, लेकिन ये क्या है? प्राइमरी मेमोरी का हिस्सा है, ठीक है। अब द्वितीयक में क्या आता है? प्राइमरी मेमोरी मतलब जो उसमें मदरबोर्ड से कनेक्ट है, ठीक है। ये इसको अलग नहीं कर सकते, और ये जो द्वितीयक है इसको हम लोग अलग कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या है? पहला क्रमानुसार मेमोरी, ठीक है, सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी इसमें आता है द्वितीयक में, और दूसरा आता है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। और क्रमानुसार मेमोरी जो है उसी में क्या आता है? मैग्नेटिक टेप आता है, ठीक है। और जो है मतलब सिक्वेंशियल एक्सेस में क्या आता है? मैग्नेटिक टेप। और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में क्या क्या आता है? चुंबकीय डिस्क आता है, फिर फ्लॉपी डिस्क आता है, हार्ड डिस्क आता है, जिप डिस्क आता है, और विंचेस्टर डिस्क आता है, ठीक है। अब फ्लॉपी डिस्क का जो कैपेसिटी रहता है वो कितना रहता है? 1.44 MB, ठीक है। अब जो जिप डिस्क रहता है उसका कितना? 250 MB रहता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है ऑप्टिकल डिस्क, फिर CD रोम आता है, फिर CDR आता है, फिर CDRW आता है, फिर DVD आता है, फिर क्या आता है? BRD आता है, फिर HVD आता है, ठीक है। अब इसमें क्या है? CD रोम जो रहता है उसका क्या रहता है? उसका कैपेसिटी 700 MB रहता है। फिर CDR जो रहता है वो भी 700 MB रहता है। अब CDRW जो रहता है वो भी 700 MB, सबका फुल फॉर्म अभी देखेंगे, ठीक है। फिर DVD का जो कैपेसिटी रहता है वो कितना रहता है? 4.7 GB रहता है, ठीक है। और BRD जो रहता है उसका फुल फॉर्म नहीं, उसका जो कैपेसिटी रहता है वो कितना? 25 से 30 GB रहता है, ठीक है। और HVD जो रहता है उसका 6 GB रहता है। अब उसी में अगला क्या आता है? मतलब डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस रहता है, फिर फ्लैश मेमोरी रहता है जैसे पेन ड्राइव, फिर मेमोरी कार्ड रहता है जैसे चिप, ठीक है। फिर क्या है? सॉलिड स्टेट ड्राइव रहता है, SSD, ठीक है। अब आगे इसमें क्या दिया है? मेमोरी की इकाइयाँ। तो सबसे जो छोटा इकाई रहता है वो क्या रहता है? बीट। BIT, ठीक है। 4 बीट बराबर कितना होता है? 1 निबल, ठीक है। और 8 बीट बराबर क्या होता है? 1 बाइट होता है, ठीक है। या फिर उसी को 2 निबल भी बोल सकते हैं, 2 निबल बराबर 1 बाइट। और 1 KB जो बोलते हैं उसमें क्या रहता है? किलो बाइट रहता है, BYTE वाला बाइट, ठीक है। तो 1 KB में कितना? 1024 कितना रहता है? बाइट रहता है, ठीक है। एक के मतलब जनरली क्या होता है? 1000, लेकिन इसमें क्या है? इसके केस में 1024, ठीक है। तो 1 किलो बाइट में कितना हो जाएगा? 1024 बाइट, ठीक है। और उसी को क्या बोल सकते हैं? 2 to the power 10 बाइट, ठीक है। क्या है ये? 1024 बाइट 1 किलो बाइट में। और 1 MB में कितना होता है? 1024 KB रहता है, ठीक है। और उसी को और क्या कर सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? 1 मिलियन बाइट बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे इसमें क्या आ जाएगा? MB के बाद में क्या आएगा? GB। तो 1 GB बराबर कितना होगा? 1024 MB। तो इसमें जो है ना, जो अगला आएगा उससे बड़ा वाला, वो पहले वाले का 1024 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? 1 GB बराबर 1024 MB, ठीक है। तो MB का 1024 टाइम्स हो गया, उससे मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। तो 1024 MB हो गया। अब वैसे ही TB आएगा 1 TB, ये क्या हो जाएगा? 1024, इससे पहले क्या था? GB, तो 1024 GB हो जाएगा। फिर TB के बाद क्या आता है? PB, पेटाबाइट। और TB का फुल फॉर्म क्या है? टेराबाइट। तो 1 PB बराबर कितना? 1024 टेराबाइट, ठीक है। और EB क्या है? उसके बाद PB के बाद आता है एक्साबाइट, ठीक है। पेटाबाइट, फिर एक्साबाइट, फिर जीटाबाइट, फिर याटोबाइट, फिर ब्रोंटोबाइट, फिर जियोबाइट रहता है। तो जियोबाइट जो है वो हाईएस्ट मेमोरी है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये क्या है?
एक पीबी बराबर कितना हो जाएगा 1024 टीबी, क्योंकि पीबी के ऊपर में क्या है टीबी, तो उतना टाइम्स हो जाएगा यहाँ पे। फिर एक एक्साबाइट बराबर कितना होगा 1024 पेटाबाइट होगा, और एक जीटाबाइट बराबर 1024 एक्साबाइट होगा। एक याटोबाइट बराबर 1024 जीटाबाइट, और एक बोरोंटोबाइट बराबर 1024 याटोबाइट, और एक जियोबाइट बराबर कितना हो जाएगा 1024 बोरोंटोबाइट। ठीक है, तो इसको क्रम को याद रखेंगे चलना है। सबसे पहले आएगा बीट, फिर उसके बाद आएगा निब्बल या फिर बाइट, या फिर उसके बाद आता है फिर क्या बोलते हैं उसको, बाइट के बाद में एमबी, एमबी के बाद में आता है क्या जीबी, जीबी के बाद में आता है क्या टीबी, टेराबाइट, टेराबाइट के बाद पेटाबाइट, पेटाबाइट के बाद में क्या आएगा एक्साबाइट, एक्साबाइट के बाद में जीटाबाइट, फिर जीटाबाइट के बाद में क्या आ जाएगा याटोबाइट, याटोबाइट के बाद बोरोंटो, फिर जियोबाइट। ठीक है, अब इसमें देखते हैं बीट। तो बीट जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है बाइनरी डिजिट, तो इसको याद रखना है। बीट का फुल फॉर्म क्या होता है बाइनरी डिजिट, क्या बाइनरी डिजिट द्विधारी संख्या। ठीक है, और यूनिट इसका क्या है, ये सबसे छोटी मेमोरी यूनिट है। ठीक है, विशेष प्रत्येक बीट में एक डिजिट होती है। ठीक है, एक बीट में एक डिजिट। ठीक, तो एक बीट में एक डिजिट होगा वो क्या होगा जीरो होगा, या तो क्या होगा वो एक होगा। तो जो या तो एक हो सकती है और या तो जीरो हो सकती है। ठीक है, जीरो या एक को हम बीट से परिभाषित करते हैं। ठीक है, एक बीट बोलते हैं ना, या तो वो जीरो होगा वो एक होगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बीट बोलते हैं। ठीक है, तो बीट को इंग्लिश में स्मॉलर लेटर में बी से दर्शाया जाता है। ठीक है, और 4 बीट्स मिलकर एक निबल बनाते हैं जिसे हाफ बाइट कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फिगर जो दिया है, फिगर इसमें क्या है, यहाँ पे 8 डिब्बा दिया है। ठीक है, तो एक डिब्बा को हम लोग देखेंगे तो वो बीट है, उसी में से 4 डिब्बा को एक साथ हम लोग देखेंगे तो वो क्या है निब्बल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 बीट बराबर एक निब्बल। अब पूरा 8 बीट को एक साथ देखते हैं हम लोग तो वो क्या हो जाता है बाइट हो जाता है। ठीक है, तो उसको यहाँ पे फिगर के हिसाब से वो बताने का कोशिश किया है। तो ये सबसे छोटी मेमोरी है, सबसे छोटी मेमोरी यूनिट है। ठीक है, अब बीट, बीट क्या है उसका फुल फॉर्म बाइनरी डिजिट, ये इसको याद रखना है बाइनरी डिजिट। अब बाइट आता है उसके बाद, तो बाइट क्या है कंप्यूटर की मेमोरी की एक यूनिट है। 8 बीट्स के समूह को एक बाइट कहा जाता है। एक बाइट को 8 जीरो और एक की सीरीज में लिखा जा सकता है। एक बाइट की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 8 बार जीरो वहाँ पे। ठीक है, ये जो यहाँ पे डिब्बा दिया है ऊपर में, यहाँ पे ये डिब्बा में सब में अगर 0 0 आ जाता है तो एकदम लोएस्ट वैल्यू होगा बाइट का। ठीक है, एक बाइट का, और यदि वो सब में 1 1 1 1 आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा उसका हाईएस्ट वैल्यू होगा। और अधिक से अधिक कितना 1 1 1 1 8 बार आ जाएगा, उसका वैल्यू कितना होता है 256। ठीक है, बाइनरी में उसको सॉल्व करेंगे तो उसका वैल्यू कितना आ जाता है 256। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, ये बाइट इंफॉर्मेशन की 256 स्टेट्स को स्टोर कर सकती है। ठीक है, बाइट जो है इंफॉर्मेशन की 256 स्टोर कर सकती है स्टेट्स को। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है 256 क्या हो सकता है उसका वैल्यू अधिक से अधिक हो सकता है 256। ठीक है, तो इसलिए क्या है 256 स्टेट्स को यहाँ पे क्या कर सकता है स्टोर कर सकता है। ठीक है, और मिनिमम क्या है 0। ठीक है, अब उसके बाद एक बाइट 8 बीट से मिलकर बना होता है। बाइट को कैपिटल बी से क्या करते हैं डिनोट करते हैं। ठीक है, अब उदाहरण क्या है 250 जीबी में, क्या 250 जीबी में गीगाबाइट में कैपिटल जो रहता है वो क्या है कैपिटल बी का मतलब बाइट है। ठीक है, कैपिटल बी का मतलब बाइट है, जीगा बाइट। ठीक है, इसमें जो जीबी है, जीबी में बी का फुल फॉर्म क्या है बाइट है, और एवं स्मॉल बी का मतलब क्या होता है बीट्स होता है। ठीक है, स्मॉल बी का मतलब बीट्स होता है। यहाँ पे हम लोग देखें कि स्मॉल बी जो है यहाँ पे ऊपर में ये स्मॉल बी, इसका क्या है फुल फॉर्म, ये बीट्स का क्या है शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, बीट का शॉर्ट फॉर्म क्या है स्मॉल बी, और बाइट का शॉर्ट फॉर्म क्या है कैपिटल बी। 1024 बाइट मिलकर कितना 1 किलो बाइट बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बीट और बाइट में क्या देख रहे हैं अंतर। तो बीट को पहले देखते हैं, तो बीट में क्या है कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है ये। ठीक है, और बाइट क्या है 8 बीट मिलकर के एक बाइट बनता है। वैसे ही इधर बीट में क्या है, इसे क्या बोलते हैं बी से दर्शाया जाता है, स्मॉल बी से दर्शाया जाता है। ठीक है, इसको कैपिटल बी से दर्शाया जाता है इसको। अब बीट में क्या है डाटा की एक छोटी इकाई है। ठीक है, छोटी इकाई है, और डाटा की बड़ी इकाई है, बीट से तो बड़ा है ना ये। ठीक है, इसलिए इसमें केवल 0 और 1 दो संख्याएं हो सकती हैं। क्यों, क्योंकि उसमें जो डब्बा था ऐसे करके, उस डब्बा में कितना या तो 0 होगा या तो 1 होगा, तो यही दोनों हो सकते हैं। इसमें जो है सभी संख्याओं का उपयोग किया जा सकता है, इसमें सभी संख्याओं का उपयोग किया जा सकता है। ये दो अलग अलग वैल्यू 0 और 1 को स्टोर करता है ये। ठीक है, और ये जो है सामान्यतः 256 विभिन्न वैल्यू को स्टोर कर सकता है। ये कितना 256 अलग अलग वैल्यू को स्टोर कर सकता है। अधिकतम जो 256 स्टेट्स को ये स्टोर करता है बोले ना, इससे पहले हम लोग देखे थे, तो 256 स्टेट्स को ये स्टोर कर सकता है। और ये क्या है जो बीट है वो 0 और 1 को क्या कर सकता है स्टोर कर सकता है। ठीक है, अलग अलग वैल्यू। और डाटा ट्रांसफर स्पीड को बीट्स में मापा जाता है। डाटा ट्रांसफर जो होता है उसको बीट्स
में मापा जाता है, ठीक है। स्पीड को जो है डाटा ट्रांसफर, जैसे हम लोग एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में भेजते हैं तो बीट पर सेकंड, वो बीपीएस जो रहता है उससे हम लोग मापते हैं। लेकिन डाटा का साइज जो रहता है, कितना हम लोग भेज रहे हैं, जैसे 1 GB उसके में ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसको बाइट से, क्यों, क्योंकि 1 GB बोल रहे हैं तो वो क्या है, जीगा बाइट है वो, ठीक है। जीगा बीट नहीं है, जीगा बाइट है, तो उसको बाइट से मापा जाता है। साइज को बाइट से मापा जाता है और जो स्पीड है उसको बीट से मापा जाता है, तो बीट्स पर सेकेंड। इसे बाइनरी संख्या के रूप में भी जाना जाता है। किसको, बीट्स को जो है बाइनरी संख्या के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि 0 और 1 ही इसमें आता है, ठीक है। इसे डेसिमल नंबर से भी जाना जाता है, ठीक है, डेसिमल नंबर भी कहा जाता है इसको, ठीक है। अब आगे इसमें क्या दिया है, इसका एक यहाँ पे ट्रायंगल के फॉर्म में दिया है। इसमें जो है हायरार्की में सबसे नीचे मैग्नेटिक टेप है, ठीक है, और सबसे ऊपर रजिस्टर है। और इधर क्या बताया गया है यहाँ पे, ये जो है दाम, इसका दाम और क्षमता, ठीक है, दाम और एक्सेस क्षमता। दाम जो है ऊपर जाने से क्या होगा, बढ़ेगा, नीचे आने से कम होगा, ठीक है, इस हायरार्की में, इस ट्रायंगल में। और इधर क्या है, भंडारण क्षमता, ऊपर जाने से क्या होगा, भंडारण क्षमता कम होगा और नीचे आने से भंडारण क्षमता ज़्यादा होगा। लेकिन दाम जो है ऊपर जाने से कम होगा, नहीं, ऊपर जाने से अधिक होगा और जो है नीचे आने से कम होगा, ठीक है। तो क्या है सबसे ऊपर में, रजिस्टर। तो रजिस्टर का यदि हम लोग भंडारण क्षमता के इसके हिसाब से देखते हैं, पहले भंडारण क्षमता के हिसाब से, तो भंडारण क्षमता के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। तो रजिस्टर का क्या है, सबसे कम है, ठीक है, ऊपर में क्या है, सबसे कम, तो रजिस्टर सबसे कम। फिर उससे ज़्यादा क्या है, उसका कैच का आता है, ठीक है, स्टोरेज जो रहता है वो। और जो है उसके बाद क्या रहता है, रैम या रोम का रहता है। फिर उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क, फिर उसके बाद ऑप्टिकल डिस्क, फिर उसके बाद मैग्नेटिक टैप का होता है, ठीक है। तो रजिस्टर सबसे कम, इसको 1 नंबर पे रख सकते हैं। फिर उसके बाद कैच दूसरे नंबर पे, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे रोम, चौथे नंबर पे मैग्नेटिक डिस्क, पांचवें नंबर पे ऑप्टिकल क्या है, डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क पहले है ना और मैग्नेटिक टेप बाद में है, तो ये मैग्नेटिक टेप ये है 6वां नंबर पे। तो पहला जो है रजिस्टर आ जाएगा, रजिस्टर सबसे कम। फिर क्या आ जाएगा, कैच मेमोरी आएगा, कैच मेमोरी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, कैच मेमोरी आएगा। कैच मेमोरी के बाद में क्या आएगा, कैच मेमोरी के बाद में आएगा रैम या फिर रोम आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक डिस्क आएगा, ठीक है, एमडी। फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा, एमडी के बाद में ओडी, ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क। फिर उसके बाद में आ जाएगा मैग्नेटिक टैप, ठीक है, मैग्नेटिक टेप आएगा, ठीक। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, रजिस्टर स्टोरेज के हिसाब से सबसे कम आएगा। फिर उसके बाद कैच आएगा, फिर रैम या रोम आएगा, फिर मैग्नेटिक डिस्क, फिर ऑप्टिकल डिस्क, फिर मैग्नेटिक टेप, ठीक है। अब उसके बाद इसका उल्टा जस्ट क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा क्या, इसमें इसका दाम, सबसे ज़्यादा दाम किसका रहेगा, रजिस्टर का रहेगा। सबसे ज़्यादा दाम किसका रहेगा, रजिस्टर का रहेगा। फिर उसके बाद कैच मेमोरी का रहेगा रजिस्टर से बाद। फिर उसके बाद किसका, रैम या रोम का रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद किसका ज़्यादा दाम रहेगा, मैग्नेटिक डिस्क का रहेगा, ठीक। मैग्नेटिक डिस्क के बाद में ऑप्टिकल डिस्क आ गया है, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिकल डिस्क महंगा होगा, किसके बाद, मैग्नेटिक डिस्क के बाद। फिर उसके बाद क्या होगा, मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप जो है सबसे सस्ता रहेगा, ठीक है। तो ये है इसका क्या, हायरार्की। तो इस हायरार्की को अच्छे से समझ के रखना है, याद करके, ठीक है। इसी में आगे में क्या दिया है, कंप्यूटर मेमोरी 2 तरह के होते हैं, एक तो प्राथमिक मेमोरी, एक द्वितीयक मेमोरी। तो प्राथमिक मेमोरी क्या है, यह कंप्यूटर का आंतरिक या मुख्य मेमोरी होता है जो सीधे सीपीयू से जुड़ी होती है, ठीक है। प्राथमिक मेमोरी का होता है जो सीधे सीपीयू से जुड़ा होता है, या फिर इसी को आंतरिक मेमोरी या फिर मुख्य मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। सीपीयू प्राथमिक मेमोरी में स्टोर किए हुए डाटा व निर्देशों को लगातार पढ़ता रहता है। सीपीयू क्या करता है, जो प्राथमिक मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी, उसमें जो स्टोर डाटा है उसको लगातार पढ़ता रहता है। रोम एक स्थायी प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है। रोम जो है वो एक स्थायी है, ठीक है, क्या है, स्थायी, स्थायी प्राइमरी मेमोरी है। और रोम को छोड़कर बाकी सभी प्राथमिक मेमोरी अस्थायी मेमोरी है। रोम को छोड़ दें, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में यदि हम लोग रोम को छोड़ देते हैं, रोम को, तो बाकी सभी जो है ना प्राइमरी मेमोरी वो क्या है, स्थायी मेमोरी है। जैसे कि रोम को छोड़ दें तो रैम आ जाएगा, तो रैम जो है वो क्या है, अस्थायी मेमोरी है, ठीक है। और सीपीयू के द्वारा बार बार में उपयोग में आने वाले निर्देश और डाटा मुख्य मेमोरी के माध्यम से ही सीपीयू तक पहुंचते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, सीपीयू के द्वारा बार बार में उपयोग में आने वाले जो निर्देश हैं, जो इंस्ट्रक्शन जिसको हम लोग बार बार दे रहे हैं, वो डाटा मुख्य मेमोरी के माध्यम से ही क्या हो रहा है, मुख्य मेमोरी के माध्यम से ही सीपीयू तक पहुंचते हैं। कैसे, मुख्य मेमोरी के माध्यम से ही, कैसे, क्योंकि हम लोग जो भी डाटा बार बार देते हैं वो कैच के फॉर्म में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, कैच मेमोरी के फॉर्म में। जो यहाँ पे हमने देखा, ये ऊपर से दूसरे नंबर पे कैच में, वो क्या है, कैच मेमोरी, उसके फॉर्म में हम लोग जो बार बार डाटा यूज देते हैं उसको इनपुट में, वो क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो कैच किसका है, प्राइमरी मेमोरी का हिस्सा है। तो इसलिए बोल रहा है कि बार बार जो उपयोग में आने वाले निर्देश हैं वो डाटा मुख्य मेमोरी के माध्यम से ही सीपीयू तक पहुंचते हैं। क्यों, क्योंकि मुख्य मेमोरी का हिस्सा कौन है, कैच, ठीक है। अब सीपीयू में उपस्थित जो रजिस्टर है स्टोर करने का कार्य करता है। सीपीयू में उपस्थित रजिस्टर इंटरमीडिएट रिजल्ट, जो इंटरमीडिएट जैसे बीच में, यहाँ पे पहला है, ठीक है, मान के चलिए यहाँ पे पहला स्टेप हुआ और यहाँ पे लास्ट स्टेप है, ठीक है, और यहाँ पे
पहला, यहाँ पे लास्ट। तो ये बीच वाला जो है इंटरमीडिएट स्टेट, यहाँ का जो डाटा है उसको रिजल्ट को कौन स्टोर करता है, रजिस्टर स्टोर करता है, ठीक है। और सीपीयू मुख्य मेमोरी से सीधे संपर्क में रहता है, ठीक। सीपीयू मुख्य मेमोरी से जो भी है रैम रोम, फिर उसके बाद रजिस्टर वहाँ पे रहता है, कैच रहता है, ये सबसे क्या होता है, वो डायरेक्ट संपर्क में रहता है। और मेन मेमोरी कंप्यूटर की सबसे महंगी मेमोरी होते हैं, ठीक है। मेन मेमोरी में यही सब कैच रजिस्टर, जो रजिस्टर है सबसे महंगा है ना, तो रजिस्टर हो गया, कैच हो गया, रैम रोम, ये सब जो है सबसे महंगे मेमोरी होते हैं, ठीक है। और वे सभी मेमोरी जो कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड पर स्थित होते हैं, वो सभी क्या है, इंटरनल मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी कहलाते हैं, ठीक है। जो मदरबोर्ड पे क्या है सिचुएटेड है, जो वहाँ पे उपस्थित है, वो सभी मेमोरी क्या है, प्राइमरी मेमोरी ही है, ठीक है, जिसको हम लोग अलग नहीं कर सकते मदरबोर्ड से। आगे है कंप्यूटर में स्थित जो प्राथमिक मेमोरी है वो निम्न है। क्या क्या है कंप्यूटर में जो प्राथमिक मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी, वो रैम है, रोम है, कैच है और रजिस्टर है, ठीक है। रैम और रोम में जो भी है ईपी रोम, पी रोम, वो ईपी रोम, वो सब ना इसी में आ जाता है, ठीक है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है किसका, फुल फॉर्म रैम का, ठीक है। रोम का क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। फिर कैच मेमोरी और रजिस्टर मेमोरी, ये सब जो है क्या है, प्राथमिक मेमोरी है, ठीक है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी सबसे पहले देखते हैं रैम को। यह मुख्य मेमोरी होता है, साथ ही इसे अस्थायी मेमोरी भी कहा जाता है, ये अस्थायी है, ठीक है। अब आगे क्या है, यह एक सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है, ठीक है। ये डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है, ठीक। सेमीकंडक्टर मेमोरी है और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है, ठीक है। इसे मुख्य मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब कंप्यूटर को चालू किया जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से रैम में लोड किया जाता है। जब भी क्या होता है कंप्यूटर को हम लोग मुख्य मेमोरी क्यों बोलते हैं इसको, रैम को, क्योंकि जब भी हम कंप्यूटर को चालू करते हैं तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है उसमें, सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिस्टम है, ठीक है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो क्या होता है हार्ड डिस्क से रैम में, हार्ड डिस्क जो है वहाँ से किस में आता है, रैम में लोड किया जाता है और सारे रनिंग प्रोग्राम रैम में ही चलते रहते हैं, ठीक है। तो रैम जितना बड़ा है उसी के हिसाब से क्या है वो परफॉर्मेंस देगा आपका क्या है प्रोसेसर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मान के चलो कोई एक रैम जो है वो क्या करता है, एक मैदान प्रोवाइड करता है, ठीक है, किसके लिए, जो खेल रहे हैं खिलाड़ी उनके लिए। तो रैम पे ही सब यहाँ पे कार्य होता है, ठीक है। तो जो भी प्रोग्राम होगा रन, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे आएगा, पहले रैम में लोड होगा, फिर रैम में लोड होता है, फिर उसके बाद सारी जो है रनिंग प्रोग्राम जो है वो कहाँ पे होते हैं, रैम में ही चलते हैं, ठीक है। तो रैम को आप लोग मैदान मान के चलो, और जो प्लेयर्स हैं जो खेल रहे हैं वो क्या है, उसके ऊपर में वो अलग अलग रनिंग प्रोग्राम है, ठीक है। तो वैसा ही है ये। और रैम ना हो तो सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाना असंभव है, क्यों, क्योंकि अगर मैदान नहीं है तो खेलेंगे कहाँ पे खिलाड़ी, ऐसा ही है ये, ठीक है। रैम ना हो तो सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाना असंभव है, ठीक है। सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाना असंभव है, क्यों, क्योंकि इनको प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल पाएगा कहाँ पे यहाँ पे चलेंगे करके। और इसको अस्थायी मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब पावर सप्लाई बंद होती है तो इस मेमोरी के सारे डाटा क्या हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं। इसको अस्थायी मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि पावर सप्लाई जब भी बंद होता है तो इस मेमोरी के जितने भी डाटा होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं, इसलिए इसे वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी कहते हैं। यह कंप्यूटर के कार्य क्षमता को प्रभावित करता है, मतलब जितना बड़ा मैदान उतना अच्छा से वहाँ पे खेल खेल सकते हैं, जितना अच्छा रहेगा रैम उतना अच्छा से वहाँ पे क्या हो सकता है, उसका परफॉर्मेंस हो सकता है किसका, कंप्यूटर का। इसलिए क्या बोल रहा है, उसका जो कार्य क्षमता रहता है, कंप्यूटर का कार्य क्षमता परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है कौन, रैम, ठीक है। और कंप्यूटर में प्रोसेस के समय अंतिम परिणाम रैम में ही स्टोर होते हैं। अब जो बीच इंटरमीडिएट का जो रहता है रिजल्ट वो किसमें, रजिस्टर में होता है, और जो अंतिम परिणाम है वो किसमें आता है, प्रोसेस करने के बाद अंतिम परिणाम रैम में ही स्टोर होते हैं। हर बार जब कंप्यूटर स्टार्ट किया जाता है तो सहायक मेमोरी से डाटा उठाकर रैम में लाया जाता है, ठीक है, और प्रोसेस किया जाता है। जैसे हर बार जब हम लोग कंप्यूटर चालू कर रहे हैं तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको सहायक मेमोरी, मतलब कि सहायक मेमोरी क्या हार्ड डिस्क में है ना वो, तो हार्ड डिस्क से उसको लाते हैं, ठीक है, किसको, ऑपरेटिंग सिस्टम को, और उसको यहाँ पे क्या करते हैं, रैम में ला करके उसको प्रोसेस किया जाता है, ठीक है, उठा करके रैम में लाया जाता है और उसे प्रोसेस किया जाता है, ठीक। अब रैम के दो प्रकार होते हैं, एक है डायनेमिक रैम और एक होता है स्टैटिक रैम। तो डी रैम डायनेमिक है और एस रैम क्या है, स्टैटिक रैम है, ठीक है। तो डायनेमिक रैम, इस तरह के रैम की गति धीमी होती है, डायनेमिक में जो है उसकी गति जो है धीमी होती है, ठीक है। और रैम चिप के सर्किट में, रैम जो चिप है उसके सर्किट में ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर लगा होता है, ठीक है। रैम चिप जो है वहाँ पे उसके सर्किट में, मान के चलो कि ये एक रैम है, ठीक है, ये एक रैम है, इसके जो सर्किट है यहाँ पे, तो यहाँ पे सर्किट है कुछ कुछ ऐसा ऐसा, तो इसमें जो है ट्रांजिस्टर लगा रहेगा और कैपेसिटर यहाँ पे लगा रहता है, ठीक है, इसमें। तो उदाहरण के लिए एच डी रैम मतलब सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, फिर आता है आर डी रैम मतलब रोम्बस डायनेमिक रैम। डी का क्या है, डायनेमिक होगा, तो एस का क्या है इसमें, सिंक्रोनस, और आर का क्या है, रोम्बस, फिर डी का क्या है, डबल डाटा रेट सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, ठीक है। डबल डेटा रेट DDR मतलब डबल डेटा रेट सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, DDR HDRM होना चाहिए ये, लेकिन DDR
RAM है, ठीक है। DDR रैम मतलब कि डबल डेटा रेट सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, ठीक है। अब स्टैटिक रैम, इस तरह की रैम की गति डी रैम की तुलना में अधिक होती है। स्टैटिक रैम की जो गति है वो किससे, डायनेमिक रैम की गति से क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। डी रैम की तुलना में अधिक होता है, यहाँ पे दिया है डी रैम की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। यह फ्लिप फ्लॉप और ट्रांजिस्टर से मिलकर बनता है। किससे, फ्लिप फ्लॉप से। स्टैटिक रैम जो रहता है वो फ्लिप फ्लॉप और ट्रांजिस्टर से मिलकर बनता है। और इसमें जो है, इस रैम चिप में क्या रहता है, डी रैम में क्या रहता है, ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर रहता है। लेकिन एस रैम में क्या रहता है, फ्लिप फ्लॉप और क्या रहता है, ट्रांजिस्टर से मिलकर बनता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, उदाहरण एस रैम का, नॉन वोलाटाइल एस रैम, फिर सिंक्रोनस एस रैम, फिर सिंक्रोनस रैम, ठीक है। अब इसमें नोट करके दिया है एनवी रैम एक नॉन वोलाटाइल रैम का प्रकार है जिसमें एफ रैम प्रयोग किया जाता है। यह स्थायी रैम का प्रकार है जिसे फेरो इलेक्ट्रिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। क्या, फेरो इलेक्ट्रिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। एफ रैम जो है उसका फुल फॉर्म क्या है, फेरो इलेक्ट्रिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। ये एक जो है एनवी रैम जो है वो क्या है, एक नॉन वोलाटाइल, एनवी रैम मतलब नॉन वोलाटाइल रैम। यह एक नॉन वोलाटाइल रैम का प्रकार है जिसमें एफ रैम प्रयोग किया जाता है। एफ रैम क्या है, फेरो इलेक्ट्रिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। अगला आता है इसमें क्या, रीड ओनली मेमोरी, उसी को क्या बोलते हैं, रोम। रीड ओनली मेमोरी उसी को क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, रोम। यह एक स्थायी मेमोरी है, साथ ही यह सेमीकंडक्टर मेमोरी है, ठीक है। ये क्या है, स्थायी मेमोरी है और एक क्या है, सेमीकंडक्टर मेमोरी है। रोम के अंदर के डाटा या निर्देश को हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, इसलिए इसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। रोम में जो भी डाटा रहता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बस पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, इसलिए रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। रोम के अंदर निर्देश निर्माता कंपनी के द्वारा निर्माण के समय ही डाल दिया जाता है, ठीक है। रोम के अंदर जो निर्देश है निर्माता कंपनी द्वारा निर्माण के समय ही डाल दिया जाता है, इसलिए रोम को बिल्ट इन मेमोरी भी कहा जाता है। जो निर्देश है उसको निर्माता कंपनी के द्वारा निर्माण के समय ही डाल दिया जाता है, ठीक है। इसलिए इसको बिल्ट इन मेमोरी कहा जाता है। जब भी हम कंप्यूटर प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले रोम के निर्देश क्रियान्वित होते हैं। तो सबसे पहले जब कंप्यूटर चालू करते हैं तो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस में जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में जाकर के चालू होता है। लेकिन ये जो है क्या बोल रहा है, जब हम कंप्यूटर प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले रोम के निर्देश, जो रोम के निर्देश हैं, ठीक है, निर्देश कैसे कैसे चलना है, ये सब क्या होगा, कैसे ये प्रोसेस करें, वो सब जो है सबसे पहले इसका जो निर्देश है वो क्रियान्वित होता है। सबसे पहले किसका, रोम का जो निर्देश है वो क्रियान्वित होता है, ठीक है। कंप्यूटर में सबसे पहले क्रियान्वित होने वाला प्रोग्राम जिसे बायोस कहते हैं, यह रोम में स्थित होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब भी हम लोग कंप्यूटर बंद करते हैं तो सबसे पहले जो मेमोरी एक्टिव होता है वो कौन सा है, बायोस यूनिट, ठीक है। तो बायोस जो यूनिट रहता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो रहता है, वो सबसे पहले क्या होता है, एक्टिव होता है। जब भी हम लोग कंप्यूटर को बंद रहता है उसको चालू करते हैं तो बायोस मेमोरी क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे एक्टिव होता है, ठीक है, जो कि रोम में स्थित रहता है। अब इसके बाद क्या होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या होता है, रैम में जाता है और वहाँ पे उसका क्या होता है, आगे वो प्रोसेस होता है, ठीक है। और बायोस के एक्टिव होते ही क्या होता है, कंप्यूटर पोस्ट की क्रिया करता है। पोस्ट मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट की क्रिया करता है, ठीक है। बायोस के एक्टिव होते ही क्या करता है, कंप्यूटर पोस्ट की क्रिया करता है, मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। और पोस्ट की क्रिया के बाद बूट स्ट्रैप लोडर हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करता है। मतलब पोस्ट की क्रिया के बाद जो बूट स्ट्रैप रहता है, बूट स्ट्रैप लोडर जो है, क्या है, बूट स्ट्रैप लोडर, यहाँ पे क्या है, बूट स्ट्रैप लोडर, वो हार्ड डिस्क से कहाँ से, हार्ड डिस्क से क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको रैम में क्या करता है, लोड करता है। सबसे पहले बायोस मेमोरी एक्टिव हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद पोस्ट की क्रिया को करता है, मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट की क्रिया को करता है, इस प्रोसेस को। फिर उसके बाद पोस्ट की क्रिया के बाद जो बूट स्ट्रैप लोडर रहता है, बूट स्ट्रैप लोडर वो क्या करता है, हार्ड डिस्क से किसको उठाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को, और उसको रैम में डाल देता है, ठीक है। इस प्रकार जो रोम है वो प्राथमिक मेमोरी के रूप में काम करता है। तो सबसे पहले बायोस मेमोरी, मतलब इसमें जो है जब भी हम लोग कंप्यूटर बंद रहता है उसको चालू करते हैं तो सबसे पहले रोम के निर्देश क्या होते हैं, क्रियान्वित होते हैं। और रोम में ही क्या होता है, जो बायोस मेमोरी रहता है वो उपस्थित रहता है, ठीक है, तो रोम में स्थित रहता है। इसलिए जो रोम है वो सबसे पहले एक्टिव होता है जब कंप्यूटर चालू करते हैं तो, ठीक है, रोम एक्टिव होता है। फिर उसके बाद वो क्या करता है, पोस्ट का क्रिया करता है, पोस्ट का क्रिया हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो बूट स्ट्रैप रहता है, बूट स्ट्रैप लोडर, वो हार्ड डिस्क के ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करता है, उठाता है, फिर उसको रैम में क्या करता है, लोड करता है। इस प्रकार जो रोम है वो प्राथमिक मेमोरी के रूप में काम करता है, मतलब प्राइमरी
मेमोरी मुख्य मेमोरी के रूप में काम करता है। ठीक है, अब कंप्यूटर द्वारा किसी विशेष कार्य के संपादन के लिए या किसी अलग मशीन के लिए रोम के निर्देशों को बदला जाता है। ठीक है, कंप्यूटर द्वारा किसी विशेष कार्य के संपादन के लिए या किसी अलग मशीन के लिए रोम के निर्देशों को बदला जाता है। रोम में डेटा निर्देशों को लिखने की क्रिया बर्निंग कहलाती है। अब रोम है, रोम, ठीक है, रोम उसका क्या बोला था कि इसको खाली हम लोग क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसलिए इसको रीड ओनली मेमोरी। लेकिन आजकल के तकनीक के हिसाब से क्या है, इसमें जो विशेष कार्य के संपादन के लिए किसी अलग मशीन के लिए रोम का जो निर्देश रहता है, जो इंस्ट्रक्शन रहता है, उसको क्या किया जाता है, बदला जाता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, निर्देशों को लिखना पड़ेगा। तो जो लिखना उसमें जो क्रिया होता है किसमें, रोम में, उसको क्या बोलते हैं, बर्निंग बोलते हैं। ठीक है, तो बर्निंग क्या है, कंप्यूटर के टर्म में जो रोम में हम लोग फिर से जब नया निर्देश या फिर डेटा जो रहता है निर्देश, डेटा निर्देश को लिखते हैं, उस क्रिया को क्या बोलते हैं, बर्निंग कहते हैं। ठीक है, तो अगला आता है इसका, रोम कितने प्रकार के होते हैं। तो रोम जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, दूसरा आता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी मतलब ईपी रोम, फिर तीसरा आता है ईईपी रोम मतलब कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, फिर अगला आता है यूवीईपी रोम मतलब अल्ट्रा वायोलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो सबको एक एक करके पहले देखते हैं। यहाँ पे पी रोम, पी रोम क्या है, कभी कभी रोम के माध्यम से विशेष कार्यों को कराने के लिए रोम में प्रोग्रामिंग करने की आवश्यकता पड़ जाती है, अर्थात उसमें डाटा लिखा जाता है, उसी क्या बोलते हैं, बर्निंग। ठीक है, तो ये डाटा लिखा जाता है, जिस रोम में एक बार डाटा लिखा जा सकता है उसे प्रोग्रामेबल रोम कहते हैं। जिस रोम में एक बार डाटा लिखा जा सकता है उसको प्रोग्रामेबल रोम कहते हैं। एक बार डाटा राइट करने के बाद यह सामान्य रोम की तरह कार्य करता है, इसमें दोबारा डाटा नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो रोम में क्या होता है, फिर से डाटा नहीं लिखा जा सकता। तो ये जो बर्निंग प्रोसेस है वो इन्हीं सब में आता है, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम, यूवीईपी रोम, इन सब में आता है वो। ठीक है, निर्देश को जो लिखते हैं वो क्या है, रोम में जो निर्देश को लिखते हैं उस क्रिया क्या बोलते हैं, बर्निंग। तो पी रोम जो है, पी रोम क्या, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो कभी कभी क्या होता है, रोम में मतलब रोम के माध्यम से विशेष कार्य को कराने के लिए, कोई भी स्पेसिफिक कार्य है उसको कराने के लिए क्या होता है, जो है रोम में प्रोग्रामिंग करने की आवश्यकता होती है, और कुछ इंस्ट्रक्शंस के जो है ना सेट्स को उसमें जोड़ने का क्या होता है, ज़रूरत होता है। उसको क्या बोलते हैं, डाटा उसमें लिखा जाता है, उसी क्या बोलते हैं, अर्थात डाटा लिखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, बर्निंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको बर्निंग बोलते हैं। ठीक है, अब जिसे रोम में एक बार डाटा लिखा जा सकता है, जिस रोम में एक बार, मात्र एक बार जैसे डाटा लिख सकते हैं, उसको प्रोग्रामेबल रोम कहते हैं। एक बार डाटा लिखने के बाद वह सामान्य रोम की तरह कार्य करता है, मतलब उसमें दोबारा डाटा हम लोग नहीं लिख सकते। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ईपी रोम मतलब कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, मतलब कि यह भी रोम का प्रकार है जिसमें उपयोग के अनुसार डाटा को मिटाकर नया डाटा, अब इरेजेबल मतलब यहाँ से मिटाना, इसमें नाम से ही पता चल रहा है। तो ईपी रोम मतलब कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, यह भी रोम का एक प्रकार है जिसमें उपयोग के अनुसार डाटा को मिटाकर नया डाटा डाला जा सकता है। इसमें डाटा मिटाने के लिए और लिखने के लिए अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रयोग किया जाता है डाटा को लिखने और मिटाने के लिए। तो इसमें क्या है, इसमें जो है उपयोग के अनुसार डाटा को मिटा करके क्या किया जा सकता है, नया डाटा लिखा जा सकता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मिटा करके नया डाटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इरेजेबल, फिर नया डाटा लिख सकते हैं, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और किसके थ्रू लिखा जा सकता है, इसको अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा जो है इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद ईईपी रोम मतलब कि क्या है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। और यह रोम का उत्तम प्रकार है, इसमें डाटा को मिटाने के लिए और नए डाटा को लिखने के लिए हाई वोल्टेज करंट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब ईईपी रोम क्या है, ईईपी रोम क्या है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो एक ई एक्स्ट्रा जुड़ा है, तो ये ई का फुल फॉर्म क्या हो गया, इलेक्ट्रिकली। फिर उसके बाद जो ईपी रोम है वो पहले वाला है, ईपी रोम है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ये जो है उत्तम प्रकार है किसका, रोम का। इसमें क्या होता है, डाटा को मिटाने के लिए नए डाटा को लिखने के लिए हाई वोल्टेज, जैसे डाटा को मिटा रहे हैं, ठीक है, और डाटा को उसमें लिख भी रहे हैं, तो उसके लिए क्या होता है, हाई वोल्टेज करंट, हाई वोल्टेज, एकदम हाई वोल्टेज करंट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, हाई वोल्टेज करंट का उपयोग किया जाता है किसके लिए, डाटा को मिटाने के लिए और नए डाटा को लिखने के लिए। ठीक है, ईईपी रोम में। और यूवीईपी रोम मतलब कि अल्ट्रावायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिस प्रकार ईपी रोम है। ठीक है, ईपी रोम मतलब कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में डाटा मिटाने के लिए और लिखने के लिए अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रयोग होता है। यहाँ पे क्या हो रहा था, अल्ट्रावायलेट किरण का ही तो प्रयोग हो रहा था यहाँ पे, तो अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार अल्ट्रावायलेट
क्या है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में भी डाटा बर्न किया जाता है, ठीक है, डाटा बर्न किया जाता है। और ईपी रोम का उन्नत प्रकार जो है वो क्या है, यूवी ईपी रोम है। इसमें क्या होता है, इसमें भी जो है ना यूवी ईपी रोम में किसी भी डाटा को लिखने के लिए या मिटाने के लिए क्या होता है, अल्ट्रावायोलेट जो किरण है उसका प्रयोग किया जाता है। ये जो है किसका उन्नत प्रकार है, यूवी ईपी, मतलब कि यूवी ईपी जो है ईपी रोम, जो ईपी रोम है उसका क्या है, उन्नत प्रकार है, उसका अच्छा से अपग्रेडेड, उसका जो अपग्रेडेड जो बाद में अपग्रेड होके जो बाद में आया है रोम, वो क्या है, यूवी ईपी रोम है, ठीक है। तो इसके आगे अब क्या है, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर द्वारा बार बार उपयोग में लाया गया डाटा कैश मेमोरी में स्टोर हो जाता है। अब कैश मेमोरी में स्टोर हो गया वो, ठीक है। तो कैश मेमोरी कंप्यूटर की सबसे पास स्थित मेमोरी है, ठीक है, एकदम सबसे पास में उसका स्थित रहता है, इसलिए माइक्रो प्रोसेसर तक डाटा पहुंचने में कम समय लगता है, ठीक है। इसलिए माइक्रो प्रोसेसर मतलब कि सीपीयू तक डाटा पहुंचने में कम समय लगता है, ठीक है। अतः यह तीव्र मेमोरी है, बहुत तीव्र मेमोरी है। इसका आकार 256 केबी से 4 एमबी तक होता है। कितना होता है कैश मेमोरी का आकार, 256 से लेकर के 4 एमबी, 256 केबी से 4 एमबी तक होता है। यह मदरबोर्ड पर लगा होता है। कहाँ मदरबोर्ड पर लगा होता है। कैश मेमोरी 3 प्रकार के होते हैं, लेवल 1 कैश, लेवल 2 कैश, लेवल 3 कैश, ठीक है। और कैश मेमोरी जो है, कैश मेमोरी वो क्या है, बार बार उपयोग में लाया गया डाटा जो रहता है उसको कैश मेमोरी में स्टोर कर लिया जाता है, बार बार जो आया है उसको, ठीक है। और कैश मेमोरी कंप्यूटर की सबसे पास में स्थित है, ठीक है। और माइक्रो प्रोसेसर जो है, हाँ माइक्रो प्रोसेसर इसलिए जो है ना, इस तक जो डाटा पहुंचने में, मतलब माइक्रो प्रोसेसर तक डाटा पहुंचने में सबसे कम समय लगता है। क्यों, क्योंकि ये जो है कैश मेमोरी सबसे पास में किसके रहता है, माइक्रो प्रोसेसर के आता है। यह तीव्र मेमोरी है। इसकी आकार कितनी, 256 केबी से लेकर के 4 एमबी तक होती है, ठीक है। अगला इसमें क्या है, रजिस्टर। तो डाटा को स्टोर करने का सबसे छोटा उपकरण होता है जो कंप्यूटर बाइट को अस्थायी रूप से स्टोर करता है, ठीक है। रैम ऐसे ही रजिस्टरों के परिपथों से, मतलब सर्किट से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, डाटा स्टोर करने का सबसे छोटा उपकरण होता है क्या, रजिस्टर, जो कंप्यूटर बाइट को अस्थायी मतलब कि टेम्पररी क्या करता है, स्टोर करके रखता है। तो ये क्या है, प्राइमरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी क्या रहते हैं, वोलेटाइल रोम को छोड़ करके। तो ये एक वोलेटाइल मेमोरी है ये भी, लेकिन इसमें जो है ये सबसे सबसे छोटा उपकरण है, ठीक है, डाटा स्टोरेज का। जैसे कि उस हायरार्की में हम लोग देखे थे, सबसे ऊपर में क्या था, मतलब सबसे कम जो स्टोरेज वाला था उसमें कौन था, रजिस्टर था। उसके बाद कैश मेमोरी आता था, ठीक है। तो ये जो है सबसे कम डाटा स्टोर करने वाला उपकरण है, ठीक है, जो कंप्यूटर बाइट को अस्थायी रूप मतलब कि ये वोलेटाइल है, ठीक है। और रैम ऐसे ही रजिस्टरों के परिपथ मतलब सर्किट से मिलकर बना होता है। और रजिस्टर कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी है, ठीक, इसी को हमने यहाँ पे देखा। और रजिस्टर सीपीयू में उपस्थित होती है, सीपीयू में उपस्थित होती है, ठीक है। अतः इसकी गति तीव्र होती है, ठीक है, इसकी गति तीव्र होती है। माइक्रो प्रोसेसर में जो है, माइक्रो प्रोसेसर में एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है जिसमें सभी गणनाएं की जाती है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर जो रहता है मतलब सीपीयू में एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है जिसमें सभी गणनाएं की जाती है। माइक्रो प्रोसेसर बोलेगा उसको सीपीयू भी समझ करके चल सकते हैं। तो सीपीयू में क्या है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर रहता है। कौन सा, एक्यूमुलेटर रजिस्टर, जिसमें सभी गणनाएं की जाती हैं। इसकी भंडारण क्षमता कितनी है, 200 बाइट है। जो कैश मेमोरी था वो कितना था, 256 केबी से लेकर के कितना, 4 एमबी तक था। लेकिन रजिस्टर केवल और केवल 200 बाइट तक ही ये क्या कर सकता है, स्टोर करके रख सकता है। और रजिस्टर के प्रकार जो हैं वो यहाँ पे ऐसे हैं कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ठीक है, MAR, फिर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर IR, फिर एड्रेस रजिस्टर AR, फिर एक्यूमुलेटर रजिस्टर, फिर प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, फिर मेमोरी बफर रजिस्टर। ये जो है रजिस्टर के प्रकार हैं 6, ठीक है। अब इसके आगे क्या है, द्वितीयक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। इसे कंप्यूटर का एक्सटर्नल मेमोरी, बाह्य स्मृति कहते हैं। यह स्थायी मेमोरी होता है, ठीक है। ये क्या है, परमानेंट मेमोरी होता है। इसमें हम सूचना को स्थायी रूप से स्टोर कर सकते हैं। कंप्यूटर के प्रोसेस से प्राप्त अंतिम परिणामों को हम द्वितीयक मेमोरी में स्टोर करते हैं। और कंप्यूटर की फाइल जो है, ऑडियो वीडियो सॉफ्टवेयर सभी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर किया जाता है, ठीक है। कंप्यूटर के प्रोसेस से जो प्राप्त अंतिम परिणाम होता है उसको हम द्वितीयक मेमोरी में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी में, जो परमानेंट मेमोरी है, ठीक है। और कंप्यूटर की फाइल्स जो रहती है, ऑडियो वीडियो सॉफ्टवेयर सभी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर किया जाता है, ठीक है। कंप्यूटर में जितना भी फाइल ऑडियो वीडियो स्टोरेज सभी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर किया जाता है। विद्युत सप्लाई बंद होने पर भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का डेटा सुरक्षित रहता है, अतः यह नॉन वोलाटाइल है। द्वितीयक मेमोरी को सहायक या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। सहायक मेमोरी को सिस्टम से रिमूव किया जा सकता है, जैसे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, CD, DVD। इसको मतलब इससे सिस्टम से अलग कर सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन प्राइमरी मेमोरी को अलग हम लोग नहीं कर सकते। कुछ सहायक मेमोरी जैसे हार्ड डिस्क की क्षमता घटाई या बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। कुछ जो सहायक मेमोरी है, जो द्वितीयक जो मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी, कुछ उनका क्या है हार्ड डिस्क
की क्षमता को जो है ना घटाया या फिर बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, पहला इसमें आता है क्या, द्वितीयक मेमोरी में फ्लॉपी डिस्क। यह एक वृत्ताकार मैग्नेटिक क्या रहता है, वृत्त मतलब कि सर्कल, वृत्ताकार मैग्नेटिक डिस्क होता है। ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क होता है। ठीक है, इसे पहली बार सन 1969 में मतलब 1969 में आविष्कार किया गया था। यह पहले के समय में प्रयोग किया जाता था। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क बहुत पतली और लचीली होती है, इसलिए इसे फ्लॉपी डिस्क या फिर डिस्केट कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको, और डिस्केट भी बोला जाता है। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क और डिस्केट कहा जाता है। फ्लॉपी डिस्क मेलर की प्लास्टिक सीट का बना होता है। किससे बना होता है, मेलर की प्लास्टिक सीट से बना होता है। इस सीट के ऊपर मैग्नेटिक पदार्थ चिपका होता है। इस सीट के ऊपर में मैग्नेटिक पदार्थ चिपका होता है। इस मैग्नेटिक डिस्क को एक प्लास्टिक पैकेट में बंद किया जाता है। फिर इसके बाद जो है मैग्नेटिक पदार्थ चिपका रहता है उसमें, फिर उसके बाद क्या किया जाता है, इसको एक प्लास्टिक पैकेट में बंद किया जाता है। फ्लॉपी भी हार्ड डिस्क की तरह ट्रैक और सेक्टर में क्या होता है, बटा होता है। ट्रैक और सेक्टर आगे हम लोग अभी देखेंगे कि हार्ड डिस्क की तरह ये क्या है, ट्रैक और सेक्टर्स में बटा होता है। ठीक है, फ्लॉपी की मुख्य भाग जो है रीड राइट हेड, ड्राइव मोटर, हब, रिंग, इंडेक्स होल और रीड राइट विंडो और क्या है, स्ट्रेस रिलीफ नॉच होते हैं। ठीक है, इसके जो मुख्य भाग हैं इसको नहीं देखना है उतना। फिर फ्लॉपी 8 इंच और 5.25 इंच दो साइज में उपलब्ध है। कौन कौन से, 8 इंच का और 5.25 इंच दो साइज में उपलब्ध हैं। DSSD मतलब डबल साइड हाई डेंसिटी, इसकी जो है मानक भंडारण क्षमता कितना है, 1.44 MB होता है। ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी किसका, DSSD मतलब डबल साइड हाई डेंसिटी। अब उसके बाद आता है डबल साइड एक्स्ट्रा हाई डेंसिटी, DSED मतलब कि डबल साइड एक्स्ट्रा हाई डेंसिटी। इसकी मानक भंडारण क्षमता जो है जस्ट उसका डबल हो जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा हाई डेंसिटी मतलब उसका डबल 1.44 MB है, वहाँ से कितना हो जाएगा, इंटू 2 कर देंगे 2.88 MB होता है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, फ्लॉपी डिस्क। अब फ्लॉपी डिस्क के बाद अगला है इसमें क्या, हार्ड डिस्क। ठीक है, यह कंप्यूटर के डाटा और निर्देशों को सुरक्षित करने का मुख्य सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, कंप्यूटर के डाटा और निर्देशों को सुरक्षित करने का मुख्य सेकेंडरी मतलब कि क्या है, परमानेंट जो रहता है वो वाला क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, यह एल्यूमिनियम धातु का बना एक डिस्क होता है। ठीक है, किसका, कौन से धातु का, एल्यूमिनियम धातु का बना एक डिस्क होता है जिस पर चुंबकीय पदार्थ जैसे आयरन ऑक्साइड का लेप चढ़ा होता है। ठीक है, इस पर चुंबकीय पदार्थ जैसे कि आयरन ऑक्साइड का क्या होता है, इस पर लेप चढ़ा होता है। किसका रहता है ये, लेकिन एल्यूमिनियम धातु का बना एक डिस्क होता है। ठीक है, अब हार्ड डिस्क में मैग्नेटिक डिस्क होता है। ठीक है, हार्ड डिस्क में मैग्नेटिक डिस्क होती है। ठीक है, इसमें एक सिलेंडर लगा होता है। ठीक है, जिसमें कई अलग अलग प्लेट लगे होते हैं। साथ ही प्रत्येक हार्ड डिस्क कई ट्रैक में बंटा होता है। ठीक है, ये क्या होता है, हार्ड डिस्क में जो है ना मैग्नेटिक डिस्क होती है, इसमें एक सिलेंडर लगा होता है। ठीक है, सिलेंडर लगा होता है, ठीक, जिसमें कई अलग अलग प्लेट लगे होते हैं। अब साथ ही प्रत्येक जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क के क्या होते हैं, कई ट्रैक में बंटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है, ये यहाँ पे ट्रैक दिख रहा है। ठीक है, ये कई ट्रैक में बंटा रहता है। ठीक है, जैसे कि ये अलग अलग सर्कल, ये अलग अलग ट्रैक है। ठीक है, ये जो भी हैं ये सर्कल, ये अलग अलग ट्रैक हैं। ठीक है, अब ट्रैक को पुनः कई छोटे भागों में बांटा जाता है जिन्हें सेक्टर कहा जाता है। जैसे कि ये सेक्टर है, यहाँ से लेकर के यहाँ ये वाला जो है ये सेक्टर है। ठीक, इतना वाला ये क्या है, एक सेक्टर है। और ये जो सर्कल हैं अलग अलग, ये सर्कल है, फिर ये सर्कल अलग है, तो ये सब क्या है, ये ट्रैक है। ठीक है, तो ट्रैक को फिर अलग से किस में बांटा जाता है, सेक्टर में बांटा जाता है। और हार्ड डिस्क में डाटा को स्टोर करने के लिए सबसे छोटी इकाई क्या है, सेक्टर है। तो ये जो सेक्टर है, ये यहाँ पे जो दिख रहा है सेक्टर, ये क्या है, सबसे छोटी इकाई होती है। हार्ड डिस्क में जो डाटा को स्टोर करने का सबसे छोटी इकाई कौन सा होता है, सेक्टर होता है। और डाटा सेक्टर में स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, डाटा जो है सेक्टर में स्टोर किए जाते हैं। डाटा को पढ़ने के लिए रीड राइट हेड का प्रयोग किया जाता है। डाटा को पढ़ने के लिए रीड राइट हेड का प्रयोग किया जाता है। ट्रैक्स के समूह को क्लस्टर कहते हैं। तो यहाँ पे जो है ट्रैक्स जो है अलग अलग हैं। ठीक है, इसमें ये अलग ट्रैक है, ये अलग ट्रैक है, सब अलग अलग ट्रैक हैं हर एक सर्कल वाला। ठीक है, तो सभी ट्रैक्स क्या होता है, अलग अलग है। ठीक है, तो उनका समूह को क्या बोलते हैं, क्लस्टर बोलते हैं। ठीक है, ट्रैक के समूह को क्या बोलते हैं, क्लस्टर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये दिया है क्लस्टर। ठीक, अब ट्रैक्स के समूह को क्लस्टर कहते हैं। हार्ड डिस्क में रीड और राइट करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का प्रयोग किया जाता है। हार्ड डिस्क में रीड और राइट करने के लिए क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि
ईपीरोम सब में क्या होता था, ईपीरोम में अल्ट्रावायलेट करते थे, वैसे ही इसमें क्या है, हार्ड डिस्क में रीड और राइट करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का प्रयोग किया जाता है। डिस्क में डाटा को ट्रैक तक पहुंचने में लगा समय क्या होता है, सीक टाइम। तो ट्रैक तक जो पहुंचने में लग रहा है समय उसको क्या बोलते हैं, ट्रैक टाइम। फिर ट्रैक से वो सेक्टर में जाएगा, किस सेक्टर में, ठीक है, मान के चलो इस सर्कल में पहुंच गया वो, ठीक है, इस सर्कल में पहुंच गया इस वाले ट्रैक में, अब उसमें से मान के यहाँ तक आना है, यहाँ तक, तो इस सेक्टर मतलब इस ट्रैक में इस सेक्टर तक आने में यहाँ तक उसको जो समय लगेगा उसको लेटेंसी टाइम बोलेंगे, ठीक है। ट्रैक से सेक्टर के बीच का समय को लेटेंसी टाइम, और डाटा को ट्रैक तक पहुंचने में, डिस्क से लेकर के डाटा को ट्रैक तक, डिस्क से ट्रैक तक, इधर डिस्क है यहाँ से ट्रैक है, तो डिस्क से ट्रैक तक पहुंचने में सीक टाइम, ठीक है, सीक टाइम कहलाता है। और सेक्टर में डाटा को स्टोर करने और रीड करने में जो समय लगता है, ठीक है, सेक्टर में डाटा को स्टोर करने, अब यहाँ पे इस सेक्टर में यहाँ पे वो क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, और यहाँ पे उसको क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, तो उसमें जो समय लगता है उसको ट्रांसफर रेट कहते हैं, ठीक है। स्टोर होने में जो समय लग रहा है उसको क्या करते हैं, ट्रांसफर रेट कहते हैं, ठीक है। अब यह दो तरह का होता है, ठीक है, मैग्नेटिक हार्ड डिस्क होता है एक, और एक होता है सेमीकंडक्टर हार्ड डिस्क। तो मैग्नेटिक हार्ड डिस्क ये क्या है, यह वृत्ताकार मैग्नेटिक डिस्क के परतों से मिलकर बना होता है। वृत्ताकार मतलब कि सर्कुलर मैग्नेटिक डिस्क के परतों से मिलकर बना होता है, और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी साधारणतः 80 GB तक होती है, और गति 7200 राउंड पर मिनट होती है, ठीक है। अब ये घूमेगा, ठीक है, ये जो है हार्ड डिस्क ये ऐसे ऐसे घूमेगा, इसलिए इसको क्या बोल रहा है, राउंड पर मिनट में बता रहा है उसका स्पीड को, ठीक है। तो मैग्नेटिक हार्ड डिस्क जो है वो क्या होता है, वृत्ताकार मैग्नेटिक डिस्क के परतों से मिलकर बना होता है। वृत्ताकार मतलब कि सर्कुलर जो मैग्नेटिक डिस्क हैं उसके कई ना कई परत रहते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे सर्कुलर कई ना कई परत रहते हैं, तो इसको इसके ऊपर में रख के, फिर और एक है उसको इसके ऊपर में रख के, ठीक है, ऐसे उसको परत रहता है, ठीक है, किसका, वृत्ताकार मैग्नेटिक डिस्क का। तो वृत्ताकार मैग्नेटिक डिस्क के परतों से मिलकर बना होता है, ठीक है, कौन सा, मैग्नेटिक हार्ड डिस्क। और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी साधारण कितना होता है, 80 GB तक रहता है, और इसका गति जो है 7200 RPM मतलब राउंड पर मिनट तक होता है। और सेमीकंडक्टर हार्ड डिस्क जो रहता है ये सेमीकंडक्टर चिप से बना होता है। वो मैग्नेटिक हार्ड डिस्क है तो किससे बनेगा, मैग्नेटिक डिस्क से, और ये जो है सेमीकंडक्टर हार्ड डिस्क है तो ये सेमीकंडक्टर चिप से बना होता है। यह फ्लैश ड्राइव की तरह कार्य करता है, ठीक है। हाई स्टोरेज कैपेसिटी के लिए उपयोग किया जाता है, बहुत ज़्यादा यदि स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए तो उसके लिए सेमीकंडक्टर हार्ड डिस्क का उपयोग किया जाता है। इसकी गति भी अधिक होती है। उदाहरण के लिए एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है, सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है वो क्या है, एक सेमीकंडक्टर हार्ड डिस्क है। सॉलिड स्टेट ड्राइव ये क्या है, सेमीकंडक्टर हार्ड डिस्क है, ठीक है। इसमें जो है सेमीकंडक्टर चिप से ये बना रहता है, ये भी फ्लैश ड्राइव की तरह है। और हाई स्टोरेज जब हमको कैपेसिटी चाहिए रहता है, हाई स्टोरेज, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, उसके लिए हम लोग को सेमीकंडक्टर हार्ड डिस्क का उपयोग करते हैं, ठीक है, सेमीकंडक्टर हार्ड डिस्क के लिए। और ज़्यादा हमको जैसे नहीं लगता है स्टोरेज का ज़रूरत, तो उसके लिए मैग्नेटिक हार्ड डिस्क है, ठीक है, वो 80 GB तक का स्टोरेज देता है साधारणतः। अब जिप डिस्क क्या है, जिप डिस्क, सबसे पहले तो फ्लॉपी डिस्क देख लिए, फिर उसके बाद हार्ड डिस्क, अब उसके बाद क्या आ जाता है, जिप डिस्क। तो हार्ड डिस्क में यहाँ पे याद रखना है कि डिस्क से डाटा को ट्रैक तक पहुँचने में लगा समय, डाटा को डिस्क से ट्रैक तक पहुंचने में लगा समय क्या है, सीक टाइम, और ट्रैक से सेक्टर तक पहुंचने में लेटेंसी टाइम, और सेक्टर में डाटा को स्टोर करने और रीड करने, सेक्टर में जो है डाटा को क्या करने के लिए, स्टोर करने के लिए, ठीक है, और रीड करने के लिए जो समय लगता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर रेट, ठीक है। और दो तरह का होता है, मैग्नेटिक हार्ड डिस्क और सेमीकंडक्टर हार्ड डिस्क। कब आता है, जिप डिस्क। जो जिप डिस्क में क्या आ जाएगा, ये एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो मैग्नेटिक प्रकार का है। किस प्रकार का है, मैग्नेटिक प्रकार का है, ठीक है। जिप डिस्क एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो मैग्नेटिक प्रकार का है। जिप डिस्क एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, क्यों, क्योंकि ये परमानेंट नहीं है, ये मतलब सेकेंडरी मेमोरी है, ये प्राइमरी नहीं है, ठीक है, परमानेंट है ये, ठीक है, ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी है मतलब परमानेंट है। या फ्लॉपी डिस्क का एडवांस वर्जन है, तो फ्लॉपी डिस्क जो है उसका एक क्या है, एडवांस वर्जन है। जिप डिस्क को रीड करने के लिए एक विशेष ड्राइव की आवश्यकता पड़ती है जिसे जिप डिस्क ड्राइव कहते हैं। इसको क्या करने के लिए, इसको जो है ना रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए एक विशेष ड्राइव की आवश्यकता पड़ती है जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, जिप डिस्क ड्राइव कहते हैं। जिप डिस्क की स्टोरेज क्षमता 100 से लेकर के 250 MB तक की होती है। और फ्लॉपी डिस्क जो था उसका कितना था, फ्लॉपी डिस्क जो था उसका एडवांस वर्जन है बोल रहा है इसको, ठीक है। तो फ्लॉपी डिस्क में हम लोग क्या देखे थे कि फ्लॉपी डिस्क का जो रहता है, क्या रहता है, उसका स्टोरेज जो रहता है वो कितना, 1.44 MB, और उसका हाईएस्ट कितना, यदि वो क्या है
एक्स्ट्रा लेवल वाला है, ठीक है, एक्स्ट्रा लेवल हाई डेंसिटी वाला है, तो वो क्या हो जाएगा 2.88 MB तक, ठीक है। लेकिन इसमें कितना है, वो इसका स्टोरेज जो है क्षमता वो बढ़ गया है, इसलिए इसको क्या बोल रहा है, एडवांस वर्जन बोल रहा है। कितना हो गया है, 100 से 250 MB तक कर दिया गया है, ठीक है। अब विंचेस्टर डिस्क, ये क्या है विंचेस्टर डिस्क? विंचेस्टर डिस्क का हार्ड डिस्क का एक प्रकार है, या मैग्नेटिक द्वितीयक मेमोरी है, मैग्नेटिक सेकेंडरी मेमोरी है। विंचेस्टर डिस्क में 2 या 2 से अधिक हार्ड डिस्क को एक सेंट्रल शाफ्ट की मदद से एक साथ सेट किया जाता है, ठीक है। इसमें जो है 2 या 2 से अधिक हार्ड डिस्क को एक सेंट्रल शाफ्ट है, एक सेंट्रल शाफ्ट की मदद से क्या किया जाता है, एक साथ सेट किया जाता है। प्रत्येक डिस्क के लिए अलग अलग रीड राइट हेड होता है, ठीक है। सबको पढ़ने के लिए क्या होता है, अलग अलग रीड रेड हाइड होता है, हेड होता है, ठीक है। विंचेस्टर डिस्क की पूरी तरह से सील बंद वैक्यूम पैक्ड रहता है, इसके अंदर हवा व धूल के कण नहीं जा सकते, ठीक है। ये जो रहता है पूरी तरह से सील बंद रहता है, पैक्ड रहता है, वैक्यूम पैक्ड रहता है, इसके अंदर हवा नहीं जा सकता, ना ही धूल के कण नहीं जा सकते। विंचेस्टर डिस्क पूरी तरह से पैक होने के कारण इनकी स्टोरेज क्षमता बढ़ाई नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि ये पैक है तो इसको बढ़ा नहीं सकते, खुला रहता तो खोल के इसको और इसमें ऐड करके बढ़ा सकते थे। लेकिन विंचेस्टर डिस्क के पैक होने से यह फायदा है कि इसमें धूल के कण और नमी न जाने के कारण उनके क्रैश होने का खतरा कम हो जाता है, ठीक है। हवा और धूल, जैसे हवा के साथ क्या है, नमी रहता है, तो नमी और धूल से बच जाता है, उसके चलते ये क्या हो जाता है, क्रैश होने का खतरा इस पे कम होता है, ठीक है। अब विंचेस्टर डिस्क के बाद इसमें क्या आता है, कॉम्पैक्ट डिस्क, इसे क्या बोलते हैं, सीडी। इसे ऑप्टिकल डिस्क भी कहा जाता है। इसमें लेजर की सहायता से डाटा स्टोरेज किया जाता है तथा उसे पढ़ा जाता है। लेजर की सहायता से क्या करते हैं, डाटा को इसमें स्टोर करते हैं, और क्या करते हैं, स्टोर करने के लिए भी लेजर लगता है, ठीक है, स्टोर करने के लिए भी, और उसको पढ़ने के लिए भी क्या लगता है, लेजर का सहायता होता है, ठीक है। और स्टोरेज डिवाइस, सीडी में सूचनाओं को पढ़ने लिखने के लिए लाल रंग का लेजर बीम क्या होता है, पढ़ने के लिए और उसको लिखने के लिए, उसमें यदि उसमें कुछ लिखना है या फिर उसमें जो लिखा है उसको पढ़ना है, उसके लिए लाल रंग का लेजर बीम लगता है। किसके लिए, सीडी के लिए लाल रंग का। और अल्ट्रावायलेट किसके लिए लग रहा था, वो ईपी रोम के लिए लग रहा था, ठीक है। ईपी रोम के लिए क्या लग रहा था, अल्ट्रावायलेट। और वीईपी रोम के लिए क्या लग रहा था, उसके लिए भी अल्ट्रावायलेट क्या लग रहा था, लेजर बीम लग रहा था। तो यहाँ पे क्या लगता है, लाल रंग का लेजर बीम लगता है कॉम्पैक्ट डिस्क में लिखने या फिर पढ़ने के लिए सूचनाओं को। और सीडी की भंडारण क्षमता को मेगाबाइट एमबी में मापा जाता है। सीडी के लिए MPEG-1 डिजाइन किया गया था, ठीक है। MPEG-1 डिजाइन किया गया था। यह 2 तरह का होता है, एक तो सीडी रोम, इसमें सिर्फ डाटा को एक ही बार स्टोर किया जाता है और इसे मिटाया या पुनः लिखा नहीं जा सकता, ठीक है, सीडी रोम। और CDR के उपयोग में डेटा एक बार से अधिक नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। एक बार लिख सकते हैं लेकिन उससे अधिक बार नहीं लिख सकते, तो CDR हो जाएगा। और CD रोम में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया जो रहती है CD रोम में, उसको बर्निंग कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, बर्निंग। किसको, CD रोम में क्या करने के लिए, फाइल कॉपी करते हैं, उसको बर्निंग कहते हैं। इसकी भंडारण क्षमता 700 MB। तो ये जो है क्या है, इसकी भंडारण क्षमता 700 MB होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद इसका जो है डाटा को एक ही बार स्टोर किया जा सकता है, एक ही बार स्टोर किया जा सकता है, इसे मिटाया या पुनः लिखा नहीं जा सकता, ठीक है। CD रोम जो रहता है इसमें डाटा को पुनः मिटाया या फिर लिखा नहीं जा सकता। CDR मतलब कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल में उपयोग में डेटा एक बार से अधिक नहीं लिखा जा सकता। मतलब एक बार तो लिख सकते हैं, ठीक है, तो एक बार लिख सकते हैं, उससे अधिक बार नहीं लिख सकते। और इसमें जो फाइल कॉपी करने का प्रक्रिया है, जैसे CD रोम में कहीं दूसरे से ला करके यहाँ पे फाइल कॉपी कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, बर्निंग, ठीक है। अब उसके बाद CDRW मतलब कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, और ऊपर जो था CDR वो क्या था, कॉम्पैक्ट डिस्क क्या है, रिकॉर्डेबल, ठीक है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, यहाँ पे जो है CDR, ये CDR क्या था, ये कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल था, ठीक है। इसमें जो है ना उपयोग में, इसमें इसके लिए जो है CDR के उपयोग में डेटा एक बार से अधिक नहीं लिखा जा सकता, एक बार से अधिक नहीं लिखा जा सकता, एक बार लिखा जाता है फिर उसके बाद नहीं लिखा जा सकता। अब लेकिन CDRW मतलब कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, इसमें जो है संग्रहित डाटा को मिटाया और पुनः नया डेटा स्टोर किया जा सकता है। इसमें जो पहले से है उसको डिलीट करके नया इसमें क्या कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अर्थात डेटा परिवर्तित किया जा सकता है, इसलिए इसकी भंडारण क्षमता भी 700 MB होती है। इसकी भंडारण क्षमता भी क्या होती है, 700 MB होती है, ठीक है। किसका, ये जो CDRW है रीराइटेबल है, उसका भी कितना है, 700 MB है, ठीक है। 700 MB इसका भी होता है। और ये जो है क्या है, डेटा को परिवर्तित इसमें किया जा सकता है, इसका भी क्या है, क्षमता 700 MB है। अब क्या CDR मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, यह ऑप्टिकल डिस्क का एक प्रकार है जिसमें CDR ड्राइव की सहायता से डाटा को कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है। मतलब कि CDR ड्राइव एक अलग से ड्राइव रहता है,
ठीक है। CDR ड्राइव, ये ड्राइव है अलग से, इसके सहायता से क्या करते हैं, डाटा को कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, डाटा को कंप्यूटर में स्टोर करते हैं। CDR क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, मतलब रिकॉर्ड करने वाला। तो ऑप्टिकल डिस्क का एक प्रकार है ये, ठीक है, जिसमें CDR मतलब ड्राइव की सहायता से डाटा को कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है। CDR ड्राइव की सहायता से डाटा जो भी रहता है, ठीक है, उसको कंप्यूटर में स्टोर करते हैं। एक CD को वॉर्म, राइट वंस रीड मोर, एक CD को वॉर्म मतलब कि राइट वंस रीड मोर के रूप में भी जाना जाता है। एक बार लिखना है और उसको बार बार पढ़ना है, ठीक है। ऐसे इसमें केवल एक बार लिखा जा सकता है, जबकि बार बार पढ़ा जा सकता है। इसका प्रयोग संगीत एवं चलचित्र CD तैयार करने तथा डाटा बैकअप रखने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब आता है VCD, वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क। तो VCD एक कॉम्पैक्ट डिस्क फॉर्मेट है जो विशेष रूप से MPEG वीडियोस को स्टोर करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। अब किसके लिए, MPEG, जो MPEG वीडियोस फॉर्मेट आता है, MPEG वीडियोस जो रहता है, क्या MPEG वीडियोस, इसको स्टोर करने के लिए क्या बनाया गया है, VCD, मतलब एक कॉम्पैक्ट डिस्क है VCD, ठीक है। विजुअल सॉरी वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क, वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क यहाँ पे दिया है वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क है, ठीक है। VCD क्या है, वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क, जो विशेष रूप से MPEG वीडियोस को स्टोर करने के लिए बनाया गया है। अब इसी में आता है DVD, DVD मतलब डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, यह भी ऑप्टिकल डिस्क होता है। स्टोरेज कैपेसिटी सिंगल लेयर में 4.7 GB होता है और डबल लेयर में 8.5 GB, ठीक है। 8.5 GB डबल लेयर में, सिंगल लेयर में 4.7 GB होता है, ठीक है। मुख्य उपयोग इसका क्या है, फिल्मों को डिजिटल रूप में स्टोर करने के लिए किया जाता है। DVD के कुछ फॉर्मेट्स हैं, DVD रोम, फिर DVD माइनस रोम, फिर DVD में क्या हो जाएगा, एक तो इसको क्या करना है, DVD माइनस रोम एक है, ठीक है, फिर DVD माइनस रैम भी है यहाँ पे, ठीक है, 6वां नंबर में। फिर उसके बाद पहला तो DVD रोम, ठीक है, DVD रोम पहला नंबर में, फिर 6वां नंबर में DVD रैम है, ठीक है। फिर उसके बाद DVD प्लस क्या है, DVD प्लस R है यहाँ पे, फिर DVD माइनस R है यहाँ पे, ठीक है। फिर DVD माइनस RDL और DVD क्या है, प्लस में RDL है यहाँ पे, ठीक है, 7वां नंबर में। फिर DVD माइनस RW, फिर DVD प्लस RW, फिर DVD प्लस 5 प्लस 10 माइनस 9 माइनस 18, ये 10-12 प्रकार के क्या हैं, DVD के फॉर्मेट्स हैं, ठीक है। अब इसके आगे क्या है, पेन ड्राइव, यह USB पोर्ट के द्वारा USB पोर्ट के द्वारा चलने वाला एक पेन की तरह डिवाइस होता है, जो कि बाह्य मेमोरी के रूप में प्रयोग किया जाता है, मतलब एक्सटर्नल मेमोरी के रूप में इसको प्रयोग करते हैं। इसकी क्षमता 1 GB से 1 TB तक वर्तमान में है। इसे फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है। यह EEPROM मतलब कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी का ही एक रूप है, ठीक है। इसे जो है क्या हो जाएगा, इसे लगाओ और खेलो डिवाइस की तरह उपयोग किया जाता है। कैसे, प्लग एंड प्ले, लगाओ और खेलो डिवाइस की तरह उपयोग किया जाता है, ठीक है। EEPROM मतलब कि इसको हाई वोल्टेज में हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसके अंदर में डेटा को लिख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें 8वां जो है वो क्या है, ब्लू रे डिस्क, ठीक है। ब्लू रे डिस्क, इसी को क्या बोलते हैं, BRD, ठीक है। यह डिस्क भी जो है कॉम्पैक्ट डिस्क की तरह दिखता है, जिसमें लेयर लेयर के रूप में डाटा स्टोरेज करने की क्षमता होती है, ठीक है। ब्लू रे डिस्क को पढ़ने व लिखने के लिए ब्लू वायलेट लेजर किरणों का क्या किया जाता है, लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। लेकिन CD में क्या था, वो रेड लेजर बीम था। और इसमें क्या है, ब्लू रे डिस्क में ब्लू उसके नाम में ही आ रहा है, तो ब्लू वायलेट लेजर बीम, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है लिखने या फिर पढ़ने के लिए इसको। और इसके प्रत्येक लेयर में 25 से 50 GB तक की डाटा संग्रहित करने की क्षमता होती है, 25 से 50 GB। तो उसके हिसाब से यहाँ पे हम लोग जमाते हैं जो एक्सटर्नल मेमोरी है, एक्सटर्नल जो डिवाइस है, सेकेंडरी डिवाइस, उसका सबसे छोटे से बड़ा तक हम लोग जाएंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, फ्लॉपी डिस्क। इसका साइज कितना रहता है, 1.44 से 2.88 MB तक। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे, CD क्या है, 700 MB तक रहता है। DVD का एक लेयर में 4.7 GB और 2 लेयर में 8.5 GB तक, ठीक है। फिर जो HD रहता है, HD ब्लू रे, ये क्या है, हाई डेफिनेशन ब्लू रे, ये आता है। फिर उसके बाद क्या आता है, हाई डेफिनेशन ब्लू रे, इसका क्या है, 25 से 50 GB। और उसके बाद आता है क्या, HVD होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क, ठीक है। HVD क्या है, ये HVD होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क, ये क्या है, 6 TB तक रहता है इसका। तो सबसे बड़ा ये इस क्रम में है, ठीक है। अब महत्वपूर्ण तथ्य इसमें क्या है कि डाटा का जो स्टोरेज है वो बढ़ते क्रम में, CD का सबसे कम 700 MB, DVD का 4.7 GB, ब्लू रे का जो HD ब्लू रे है, ठीक है, हाई डेफिनेशन ब्लू रे, वो क्या है 25 से 30 GB, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया ऊपर में 25 से 50 GB। तो HVD जो है होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क, वो कितना 6 TB का है। और अन्य मेमोरी कुछ है, जैसे कि वर्चुअल मेमोरी, यह एक काल्पनिक मेमोरी है। रैम की क्षमता किसी कार्य को
को करने के लिए कम हो जाती है तो सीपीयू द्वितीयक मेमोरी के रूप में द्वितीयक मेमोरी के कुछ भाग को प्राथमिक के तौर पर उपयोग करती है। ठीक है, रैम की क्षमता किसी कार्य, जैसे आजकल के मोबाइल में क्या आ रहा है, रोम को जो है ना कम करके हम लोग रैम को बढ़ा सकते हैं, तो वही है ये कि वर्चुअल मेमोरी। फिर बफर, यह अस्थायी मेमोरी होता है। क्या होता है ये? अस्थायी मेमोरी होता है। यह प्रिंटर में अस्थायी रूप से डाटा संग्रहित करने का कार्य करता है। ऑडियो या वीडियो फाइल को चालू करने से पूर्व कुछ डाटा बफर में रख लिया जाता है ताकि इसमें गतिरोध उत्पन्न न हो। बफर, जैसे कि वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो वीडियो देख रहे हैं तो क्या होता है, ये प्रिंटर में क्या होता है, सबसे पहले तो ये स्थायी मेमोरी है बफर, ये जो है प्रिंटर में अस्थायी रूप से डाटा संग्रहित करने का कार्य करता है। किसमें? प्रिंटर में। अस्थायी मतलब कि ये वोलाटाइल है। ठीक है, तो वोलाटाइल मतलब कि क्या है, ये टेम्पररी रूप से क्या करता है, डाटा को संग्रहित करने का कार्य करता है। तो जैसे कि हम लोग वीडियो देख रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, वीडियो जैसे वीएलसी में देखें तो क्या होगा, उसमें ऑडियो या फिर वीडियो जो भी, तो वीडियो फाइल को क्या करेगा, चालू करने से पहले उसका कुछ डेटा को ले लेगा। मान के चलो 1 मिनट का डेटा को वो क्या कर लिया, पहले से अपने अंदर में रख लिया, ठीक है, बफर के रूप में, ताकि जब हम देख रहे होंगे तो 1 मिनट पहले वो हमसे चलता रहे, मतलब बीच में कहीं पे अटके ना देखते हुए। ठीक है, तो गतिरोध उत्पन्न ना हो उसके लिए क्या कर देता है, कुछ बैकअप पहले से रख ले रहा था, तो ये क्या है, वो बफर मेमोरी। फिर उसके बाद आता है स्पूलिंग। इस मेमोरी का प्रयोग प्रिंटर द्वारा किया जाता है। क्या? प्रिंटर के द्वारा। ठीक है, किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के पूर्व प्रिंट बफर में भेजना स्पूलिंग कहलाता है। जैसे स्पूलिंग के बाद प्रिंटर बफर से डाटा लेकर क्या करता है, प्रिंट करने का काम करता है। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं और बीच में मान लो अटक गया तो क्या हो जाएगा, वो मतलब प्रिंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, बीच में कुछ हो जाता है, बीच में उसका डाटा को नहीं ले पाता है, तो उस केस में इसलिए क्या किया गया है कि एक स्पूलिंग जो रहता है ना, वो एक मेमोरी रहता है, स्पूलिंग मेमोरी। ये क्या होता है, प्रिंटर में प्रयोग होता है। क्या होता है, जब भी हम लोग प्रिंट करते हैं उससे पहले डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पूर्व वो क्या कर लेता है, बफर में भेज देता है। ठीक है, बफर में भेजना ही क्या कहलाता है, स्पूलिंग कहलाता है। ये एक प्रोसेस है। ठीक है, क्या है, एक प्रोसेस है स्पूलिंग। इसमें क्या होता है, बफर में भेज देता है प्रिंट करने से पूर्व कुछ भी चीज़ को प्रिंटर। ठीक है, फिर उसके बाद वहाँ से लेकर के आता है कहाँ, स्पूलिंग के बाद जो है ना, प्रिंटर जो है बफर से डाटा को लेकर के आता है और प्रिंट करने का काम करता है। इससे क्या होता है, बीच में गतिरोध उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया।